Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say उसका असल नाम तो तुखभंजन कौशिक था, लेकिन शायद ही कोई उन्हें उनके पूरे नाम से जानता हो। कोचिंग के गलियारों में वो डीके के नाम से मशहूर थे और छात्रों के बीच में बॉस डीके के नाम से मशहूर और चर्चित थे। कुछ हरामी किस्म के छात्र उनके बॉस की जगह भोस डीके का उच्चारण भी अलंकार लगाकर कर दिया करते थे। महाशय हिंदी साहित्य के प्रख्यात ज्ञाता थे और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त होकर अब मुखर्जी नगर में छात्रों को हिंदी लिटरेचर में अवधी और भोजपुरी भाषा का अंतर समझा रहे थे। इस वक्त भी डीके साहब कक्षा में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। इन्हीं महानुभव के सानिध्य में भुवन महाराज भी हिंदी साहित्य में प्रवीणता हासिल कर रहे थे। इस वक्त बॉस डीके मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन के नाट्य रूपांतरण की व्याख्या समझा रहे थे, जिसमें मल्लिका और अंबिका मां और बेटी का संवाद अपने पूरे चरम पर था और डीके साहब उसमें काफी तल्लीनता से खोए हुए, काफी भाव विभोर होकर उस दृश्य की परिकल्पना को अपने भावों और शब्दों से साकार कर रहे थे। पूरी कक्षा उसी नाटक के रस में डूबी हुई थी। सर, नदिया के पार को भी हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए था। तभी एक सांवली सी तीखे नैन नक्श वाली लड़की ने खड़ी होकर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? डीके साहब अपनी तारतम्यता के टूटने से हल्के से नाराज दिख रहे थे। जी, गूंजा। उस लड़की के ये नाम बताते ही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। कोई चंदन भी है क्या क्लास में? बॉस डीके भी बरबसी मुस्कुरा उठे थे। तभी मैं भी चौकीदार के अंदाज में मैं भी चंदन के साथ एक साथ 8-10 हाथ उठ गए। सच में तुम सबका नाम चंदन है या गूंजा को देखकर नाम बदल लिया हो? डीके बाबू अभी भी मुस्कुरा रहे थे। इस बार किसी की आवाज तो नहीं आई, लेकिन हाथ अभी भी बदस्तूर खड़े थे। चलो अब हाथ नीचे कर लो। नदिया के पार केशव प्रसाद मिश्रा के उपन्यास खोबर की शर्त पर बनी हुई एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन यह उपन्यास यूपीएससी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, इसलिए इसे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। तुम लोग प्रेमचंद को पढ़ सकते हो। डीके साहब ने खोबर की शर्त को न पढ़ाने की मजबूरी बताई। गूंजा अपने राश होकर बैठ गई, लेकिन उसने उन सभी लड़कों को बड़ी दिलचस्प निगाहों से देखा था जिन्होंने चंदन बनकर हाथ उठाया था, इसलिए बैठते वक्त उसके चेहरे पर एक गजब की मुस्कान थी। कक्षा के खत्म होते ही भुवन उस गूंजा नाम की लड़की के पीछे ही सीढ़ियों से उतर रहा था। गूंजा भी कनखियों से आसपास देखती हुई चल रही थी। तुम भी चंपारण से हो क्या? तभी भुवन ने उसके साथ आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए पूछा। हम मधुबनी से हैं, तुम चंपारण से हो क्या? गूंजा ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, हम चंपारण से हैं। ऐसे डीके सर पढ़ाते बहुत अच्छा है। भुवन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, उनकी क्लास में पढ़ने में मन लगता है। मेरी लिटरेचर में शुरू से ही रुचि रही है, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया है। गूंजा ने बोला, अच्छा है, अगर यूपीएससी नहीं भी क्रैक हुआ तो यहीं की जिंदगी पर एक किताब लिख देना। आजकल कई लोग यही धंधा कर रहे हैं। भुवन को भी अब दुनियादारी की अच्छी समझ हो गई थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये परीक्षा क्लियर नहीं कर पाऊंगी? गूंजा ने अजीब सी नजरों से भुवन की ओर देखते हुए पूछा। मैंने ये तो नहीं बोला, मैंने तो एक करियर ऑप्शन बताया, क्योंकि ये सच्चाई है कि हर साल सिर्फ 1000 से थोड़े से कम या ज्यादा पदों के लिए 12 से 15 लाख लोग परीक्षा देते हैं और उनमें से चुने सिर्फ 1000 ही लोग जाते हैं, इसलिए ऑप्शन तो सोच कर रखना चाहिए। भुवन को भी अब यूपीएससी की गहराई समझ में आ चुकी थी। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन उन 1000 लोगों में हम क्यों नहीं हो सकते हैं? गूंजा ने एक वाजिब सवाल किया था। भुवन ने इस बार बड़े गौर से गूंजा की ओर देखा था। हम क्यों नहीं हो सकते? इसी उम्मीद के सहारे तो लाखों लोग सालों साल मुखर्जी नगर की इन गलियों में विचरण करते हैं। यही एक ऐसी उम्मीद है जिसके साथ हम एक 10 बाय 10 के एक तड़बे में अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में गुजार देते हैं। भुवन ने किसी दार्शनिक की तरह से गूंजा की बात का जवाब दिया था। बातें अच्छी कर लेते हो। नाम क्या है तुम्हारा? गूंजा ने दिलचस्पी से पूछा। भुवी। इस बार भुवन ने किसी और को उसने अपने नाम पर आरी चलाने का मौका दिए बिना बताया। ये तो यहाँ के लोगों ने तुम्हारा नाम रखा होगा, पूरा नाम क्या है? लेकिन गूंजा ने उसकी हसरत पूरी होने का यह मौका भी छीनते हुए पूछा। भुवन। भुवन ने मरे हुए स्वर में बोला। कितना खूबसूरत नाम है। पता नहीं ये लोग नाम के साथ ही रेप क्यों कर देते हैं। गूंजा ने मुस्कुराते हुए बोला। नाम तो तुम्हारा भी बहुत खूबसूरत है।
माँ बाप ने नदिया के पार फिल्म देखकर रखा था क्या? अब मुस्कुराने की बारी भुवन की थी। सही पकड़े हो। जिस दिन हम माई की कोख से इस दुनिया में अवतरित हुए थे, उस दिन टीवी पर नदिया के पार ही आ रही थी और हमरे बापू ठहरे इस फिल्म के तगड़े वाले फैन। बस हमारा नाम गुंजा रख दिया। गुंजा ने अपने नामकरण की महिमा बताई। चलो चाय पीते हैं। भुवन की नजर मिश्रा जी की चाय की टपरी पर पड़ चुकी थी। चलो, आज इस परदेश में अपने देश का एक दोस्त तो मिला, इसी खुशी में पी लेते हैं। गुंजा ने भी अब भुवन के साथ ही मिश्रा जी की टपरी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। खुद के लिए दोस्त होने का संबोधन सुनकर भुवन फिर से कल्पना के घोड़े पर सवार होने जा ही रहा था कि उसे सामने से आते हुए वैशाली और शेखर नजर आ गए। वे दोनों भी आज जूस की दुकान के बजाय मिश्रा जी की कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए ही आए थे। भुवन को देखते ही जहां वैशाली का चेहरा खिल उठा, वहीं शेखर के चेहरे पर ऐसे भाव आ गए मानो किसी ने उसे कुनैन की गोली खिला दी हो। और मेरे ईद के चांद, आज कैसे पूर्णमासी का चांद बनकर इस चाय की टपरी पर आ रहे हो, और साथ में चंदा की चकोरी भी। वैशाली अपने ही झोंके में बोले चली जा रही थी। अब तुम तो कहीं और चांदनी बिखेर रही हो, फिर हमें भी ईद का चांद बनना ही पड़ता है। भुवन ने वैशाली के तरीके से ही उसे जवाब दिया। लगता है बेटा हिंदी लिटरेचर कायदे से पल्ले पड़ रहा है, तभी बातों का जवाब देना आ गया है। अब ये बता, चाय का ऑर्डर दे दिए हो या नहीं? वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुम्हें देखते ही दे दिए थे। और शेखर भैया, तुम क्या कर रहे हो? भुवन को आज तक ये नहीं पता था कि शेखर कर क्या रहा है। इसका सपना तो आईपीएस बनने का है। देख रहा है इसकी बॉडी, लगती है ना बिल्कुल पुलिसियों जैसी। लेकिन ये इसका आखिरी मौका है। अगर इस बार भी रह गया तो अपने पापा जी का रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करेगा इंदौर जाकर। शेखर की जगह वैशाली ने उसकी प्रवक्ता बनकर जवाब दिया। तो इंदौरी हो तुम, लेकिन हर समय इतने सीरियस क्यों रहते हो भाई? गर्लफ्रेंड साथ में हो तो हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए। भुवन ने वैशाली की तरफ देखते हुए कहा। ओए, कौन गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? हम बस दोस्त हैं आपस में। तू हर वक्त अपना दिमाग ना लड़ाया कर। वैशाली ने हल्के से गुस्से में कहा। गलती हो गई, शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी। भुवन ने फिर से समाने भर के चुतियापे के भाव अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। वैसे ये महान ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? जो भी लड़की किसी लड़के के साथ जाते हुए दिखाई दे तो वो उसकी गर्लफ्रेंड हो गई, फिर तो ये मैडम भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। वैशाली शायद जानबूझकर भुवन की खिंचाई करने पर तुली हुई थी। नहीं, हम तो आज पहली बार ही बात किए हैं, बस तुम्हारी तरह से ही दोस्त ही हैं। वैसे हम कुछ गलत कहाँ बोले? भुवन अब तक वैशाली के हमलों से संभल चुका था। क्या गलत नहीं बोले हो? वैशाली ने असमंजस से उसे देखा। अगर कोई गर्ल किसी की फ्रेंड हुई तो उसे गर्लफ्रेंड ही तो बोलेंगे। भुवन ने जवाब दिया। तो फिर किसी बॉय का कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो उसे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कहा जाता? वैशाली की इस बात पर अब भुवन के बगले झांकने की बारी थी। इस बहस का कोई अंत नहीं है दोस्तों। लो, अब सब अपनी अपनी चाय पकड़ो। गुंजा ने सभी को चाय के कुल्हड़ पकड़ाते हुए कहा। तुम भी अपने ही बिहार की लग रही हो। कौन जिले की हो? वैशाली ने गुंजा से पूछा। हम मधुबनी से हैं। और तुम कहाँ से हो? गुंजा ने तत्काल जवाब दिया। हम बेतिया से हैं। ये भुवन अपने जिले का टॉपर है। वैशाली ने भुवन की ओर देखते हुए कहा। क्या बात है, मैं एक टॉपर की फ्रेंड हूँ। गुंजा ने चहकते हुए कहा। सिर्फ फ्रेंड ही नहीं हो, बल्कि गर्लफ्रेंड हो। वैशाली की बात सुनते ही मिश्रा जी की चाय की टपरी ठहाकों से गूंज उठी।